हर हर महादेव दोस्तों। ओम श्री रामेश्वराय। दोस्तों, मैं कुंदन पाठक। आज मेरे ब्लॉग @कुंदन पाठक ब्लॉग्स 23 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको तमिलनाडु रामेश्वरम से धनुषकोट की यात्रा इस ब्लॉग में कराने जा रहे हैं। तो आइए इस ब्लॉग में आप धनुषकोट की संपूर्ण यात्रा, उसमें आने वाले खर्च और क्या क्या देखेंगे, ये सारी चीज़ें आपको हम इस ब्लॉग में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, यदि आप रामेश्वरम मंदिर के आसपास कहीं पर रुके हैं तो वहाँ से आप धनुषकोट की यात्रा कैसे करेंगे और कितना समय लगेगा, ये सारी चीज़ें आपको इस ब्लॉग में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, यदि आप रामेश्वरम मंदिर के पास किसी होटल या धर्मशाला में रुके हैं तो मंदिर के पास ही ऑटो स्टैंड और टैक्सी स्टैंड है और थोड़ी दूरी पर बस स्टैंड है। इन सभी जगह से आपको धनुषकोट जाने के लिए सवारियां उपलब्ध रहती हैं। जैसे अगर आप पूरी टेम्पो या ऑटो या टैक्सी बुक करके जाना चाहते हैं तो भी आप जा सकते हैं। अगर बस से जाना चाहते हैं तो बस, यहाँ पर गवर्नमेंट बस और प्राइवेट बस दोनों ही चलती हैं, जो धनुषकोट की यात्रा करा करके वापस पुनः आपको उसी स्थान पर छोड़ देती हैं। मंदिर से धनुषकोट की दूरी लगभग 18 किलोमीटर है और ये लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है यदि आप ऑटो या टैक्सी से जाते हैं। बीच बीच में आप रुक करके जाना चाहते हैं तो इस रास्ते पर दोनों तरफ बहुत ही अच्छे दृश्य हैं, आप अपने हिसाब से रुक करके जा सकते हैं। ये रास्ता दोनों तरफ समंदर से घिरा हुआ है। यदि आप टैक्सी बुक करके जाते हैं तो उससे बोल दीजिए कि बीच बीच में इन सारे साइट्स को दिखाते हुए चले। आप देखेंगे कि दोनों तरफ कितने अच्छे दृश्य हैं, जगह जगह हरियाली है, दोनों तरफ समंदर की लहरें उठती रहती हैं और इन दृश्यों का आनंद आप ले करके बड़े आराम से ये पूरी यात्रा कर सकते हैं। दोस्तों, श्री रामेश्वरम मंदिर से आपको बहुत सारे ऑटो या टैक्सी मिल जाते हैं। ऑटो 800 रुपये से लेकर के 1200 रुपये तक चार्ज करते हैं, जो लगभग 6 से 7 घंटे का समय आपके साथ देते हैं। टैक्सी 2000 से लेकर 3000 रुपये लेते हैं, वो भी आपको सुबह से शाम तक पूरे स्पॉट को घुमाते हैं। धनुषकोट की यात्रा करने के लिए सबसे अच्छा मौसम नवंबर, दिसंबर, जनवरी होती है, क्योंकि इस मौसम में न बहुत ज़्यादा गर्मी न ही ठंड रहती है। लेकिन अगर आप अप्रैल मई में जाते हैं तो यहाँ पर बेहद गर्मी होती है। उस समय सुबह सुबह ही केवल आप वहाँ जा सकते हैं। यदि दोपहर में जाते हैं तो अत्यधिक गर्मी से आप परेशान हो जाएंगे। चारों तरफ छोटे छोटे पेड़ हैं, जिससे आपको छाया भी नहीं मिलेगी और आप गर्मी से और पसीने से बेहाल हो जाएंगे। तो कोशिश करिए कि आप यह यात्रा नवंबर से मार्च के बीच में ही करें। दोस्तों, जब हम लोग रामेश्वरम टेम्पो स्टैंड से लगभग 10 से 12 किलोमीटर तक की यात्रा कर लेते हैं तो यहाँ से पहला साइट जो मिलता है वह कोथरधर्मार टेम्पल है, जो विभीषण जी का मंदिर है और इसमें राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी की मूर्तियाँ हैं। माना जाता है कि जब भगवान श्री राम रामेश्वरम तट पर थे तो विभीषण जी इसी स्थान पर आकर के उनसे मिले और यहीं पर बस गए और यहीं से श्री राम जी का उन्होंने पूरी तरह से साथ दिया। तो उन्हीं की यह मंदिर, और यहाँ पर आप देखेंगे कि समंदर में तैरता हुआ पत्थर दिखाई देगा, जहाँ पर बहुत सारे पत्थर के टुकड़े जो तैरते रहते हैं और ये समुद्र में आपको ये दिखाए जाते हैं। दोस्तों, इस मंदिर के ठीक सामने छोटी सी मार्केट है, जिसमें आपको खाने पीने की चीज़ें और समुद्री जीवों से बनी हुई तमाम चीज़ें मिलती हैं। यहाँ से आप समुद्र का नज़ारा ले सकते हैं। काफ़ी दूर तक आपको चारों तरफ समुद्र ही समुद्र दिखाई देगा। ये छोटा सा आइलैंड टाइप का है और
यहाँ से आप देखेंगे कि छोटे छोटे टापू आपको नज़र आएंगे। ये मंदिर विभीषण जी का मंदिर है और इसमें दर्शन के लिए आपको 15 से 20 मिनट का समय लग सकता है। जिस समय मैं पहुंचा वहां पर काफ़ी लंबी लाइन लगी थी और दर्शन करने में आधे से 1 घंटे लग जाते हैं। दोस्तों, इस मंदिर में दर्शन करने के पश्चात मैं बाहर निकला और इस मार्केट में काफ़ी देर तक टहलता रहा। वहाँ पर नारियल पानी पिया। देखा कि इस मार्केट में समुद्री चीज़ों से बनी हुई कई सामान बिक रहे हैं। थोड़ी दूरी पर हमने देखा कि महादेव के शिवलिंग पर एक व्यक्ति फूल माला चढ़ा करके वहाँ पर एक पत्थर लेकर के खड़ा है। तो जब मैं पास गया तो देखा कि ये पत्थर वही है जो तैरता हुआ पत्थर है और ये बता रहा है कि ये पत्थर कितना भारी है, फिर भी जल में तैरता रहता है। वहाँ पर थोड़ी देर रहने के बाद मैं वहाँ से निकला और थोड़ी देर तक समुद्र के किनारे ठंडी हवा लेता रहा और मैंने समुद्र के किनारे काफ़ी देर तक टहलने की कोशिश किया। यहाँ पर देखा कि समुद्र बेहद शांत है और नज़ारा भी काफ़ी अच्छा है। मैं काफ़ी देर तक वहाँ वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करता रहा। इस बीच में समुद्र की गहराई मुझे लगी कि काफ़ी कम है और दूर दूर तक केवल पानी पानी ही नज़र आ रहा है। अब यहाँ से निकल कर के मैं आगे की यात्रा करना आरंभ किया। मैं अपने बस की तरफ आगे बढ़ा और वहाँ पर देखा कि काफ़ी पर्यटक आ रहे हैं और कुछ लोग जा रहे हैं। इस प्रकार वहाँ दिन में काफ़ी भीड़ रहती है। मैंने कुछ वीडियोग्राफी की। उस मंदिर के चारों तरफ देखा कि ये मंदिर काफ़ी पुराना है। फिर वहाँ से निकल पड़ा। अब हमारी यात्रा जो है धनुषकोट की तरफ है। अब यहाँ से लगभग 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर धनुषकोट है। धनुषकोटी एक ऐसा स्थान है जो 1964 से पहले एक भरी हुई बस्ती थी और एक छोटा सा आइलैंड जिसमें काफ़ी आबादी रहती थी। यहाँ पर पहले पूरी बस्ती हुआ करती थी जिसमें पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन, अन्य चीज़ें थी। लेकिन 1964 में आए हुए चक्रवात में ये पूरा का पूरा धराशायी हो गया। ये चक्रवात 21 दिसंबर 1964 को आया जिसमें यहाँ काफ़ी पानी भर गया, लगभग 20 फीट, और उस बीच में जितने भी मकान थे वह धराशायी हो गए। और तब से भारतीय सरकार ने यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को घर बनाने या फिर रात में रुकने के लिए मना कर दिया और इसे एक निर्जन क्षेत्र घोषित कर दिया। इस धनुषकोट के क्षेत्र में समंदर बेहद सुंदर और खूबसूरत लगता है। इस रास्ते के दोनों तरफ समंदर अपनी लहरों से सबको मोह लेता है और आप देख रहे हैं कि दिन में यहाँ काफ़ी भीड़ रहती है, लेकिन शाम ढलते ही यहाँ पर सारी भीड़ गायब हो जाती है क्योंकि इस क्षेत्र में रात में कोई नहीं रुकता। कुछ छोटे छोटे दुकानें हैं जिसके लोग यहाँ पर केवल रुकते हैं। और धनुषकोटी क्योंकि दोनों तरफ से समंदर है, रात में ये काफ़ी डरावनी आवाज़ महसूस होती है क्योंकि दोनों तरफ से जब आवाज़ें आती हैं, लहरें जब धरती से टकराती हैं तो उस समय इतना भयंकर डर लगता है कि इस रात में यहाँ पर कोई नहीं रुकता। इसे घोस्ट ऑफ सिटी भी कहते हैं। यदि आप वहाँ पर जाना चाहते हैं तो सुबह निकल करके आप शाम तक वापस आ जाइए और पूरे दिन आप धनुषकोट के चारों तरफ का नज़ारा बेहद खूबसूरती से ले सकते हैं। दोस्तों, जब मैं धनुषकोट पहुंचा तो वहां पर देखा कि एक स्तंभ है और ये स्तंभ यहाँ का एक निशानी है और दोनों तरफ समंदर आकर के मिलते हैं। तो धनुषकोट एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर दो समंदर आपस में मिलते हैं। एक तरफ हिंद महासागर तो दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी।
और इस क्षेत्र को पाक जल डमरू मध्य भी कहते हैं। यहाँ से श्रीलंका की दूरी मात्र 24 किलोमीटर है और यहाँ से आप देखेंगे कि कई छोटे छोटे द्वीप आपको नज़र आते हैं। छोटे छोटे पैसेज आपको इस तरह से नज़र आते हैं जैसे ये कोई पुल बना हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ आपको नज़र आएगा कि दो महासागर आपस में मिल रहे हैं और इनकी लहरें आप देख सकते हैं कि एक तरफ तो शांत है, दूसरी तरफ काफ़ी उछाल, और दोनों के पानी के रंगों का भी अंतर है। तो इससे ये साफ साफ पता लगता है कि यहाँ पर दो महासागर आपस में मिलते हैं। दोस्तों, इस स्थान का नाम धनुषकोट क्यों पड़ा? कोट मीन्स होता है नोक, यानी धनुष की नोक। ये कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम जी लंका और रामेश्वरम के बीच में जो सेतु बनाया था उसको तोड़ने के लिए उन्होंने इस स्थान पर धनुष के नोक से उस पुल को तोड़ दिया, जिससे इस स्थान को धनुषकोट कहते हैं। दोस्तों, यहाँ का मौसम बेहद सुहाना होता है क्योंकि चारों तरफ समंदर से घिरे होने के कारण बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा आती है। यदि आप अच्छे से इस क्षेत्र का भ्रमण करना चाहते हैं तो नवंबर से फरवरी के बीच में ही आए, क्योंकि उसके बाद या उसके पहले यहाँ पर काफ़ी गर्मी रहती है। बरसात के मौसम में आने पर समुद्र की लहरें तेज होती हैं, इसलिए उस समय पर यहाँ आना उचित नहीं होता। दोस्तों, अब हम लोग धनुषकोट के पुराने बस्ती की ओर आ गए, जो 1964 में नष्ट हो गया। आप देखिए, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको दिखाई देगा कि ये किस तरह से बने हुए थे। ये अंग्रेज़ों के समय का बसाया हुआ क्षेत्र था जिसमें रेलवे स्टेशन इत्यादि हुआ करते थे। 1964 के आए हुए चक्रवात में ये सारी चीज़ें नष्ट हो गई और केवल अवशेष ही रह गए हैं। यहाँ पर रेलवे स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, ये सारी चीज़ें हुआ करती थी। ये सड़क के दोनों तरफ फैले हुए हैं। यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर है जो बिल्कुल समुद्र के किनारे है, जहाँ पर कुछ पुजारी और पूजा पाठ करने वाले ही रहते हैं। यहाँ से समंदर बिल्कुल पास में है और मुझे लगता है कि अगर काफ़ी तेज़ लहरें आएँ तो इन सारी चीज़ों को डुबो ले जाएंगे। आप देख रहे हैं ये पुराना खंडहर, जो काफ़ी समय पहले ये काफ़ी आबाद बस्ती थी। अंग्रेज़ों के समय का बसाया हुआ ये शहर था। इस तरह के कई चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। अब हम यहाँ से निकलते हैं और आगे की यात्रा समुद्र के किनारे से होते हुए हम लोग समुद्र का नज़ारा लेते हुए अपने गंतव्य तक पहुँचना चाहते हैं। यहाँ पर कई स्थानों पर रुक रुक करके हम लोगों ने वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी की और देखा कि समुद्र का बेहद उतावलापन, मानो जैसे लग रहा है कि दोनों तरफ से इस रास्ते को समुद्र डुबोना चाहता है। लेकिन आपको इतना अच्छा एहसास होगा, जैसे लगेगा कि आप किसी जन्नत में आ गए हैं। हम लोग अपने ऑटो तक पहुंच जाते हैं और फिर वहां से हम लोग निकलते हैं। लगभग आधे से 1 घंटे के बाद हम लोग शहर क्षेत्र में आ जाते हैं। दोस्तों, आते समय हम लोग समुद्र के किनारे जगह जगह पर रुक रुक करके उसके नज़ारे देखते रहें और उसका आनंद लेते रहे। अगर आप समय दे करके वहाँ जाना चाहते हैं तो आपको उस जगह का बेहद ही अच्छा अनुभव होगा और पूरा समय आपका बहुत ही अच्छे से कट जाएगा। तो कोशिश करिए कि आप सुबह निकल करके और प्रत्येक जगह वहाँ पर घूमिए, और यदि आप अपनी सवारी से जाना चाहते हैं तो भी वो वहाँ पर स्टैंड बना हुआ, वहाँ पर आप अपनी बाइक या कार को पार्क कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।
इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और इसी के साथ अब हम अपनी यात्रा को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। अगले पार्ट को देखने के लिए आप रामेश्वरम सीरीज़ का पार्ट 4 देखिए, जिसमें आप रामेश्वरम से मदुरई तक का सफ़र करेंगे। थैंक यू वेरी मच।